आज हम बात करेंगे वेन हॉफ फैक्टर की, जो कि हमारे साइंटिस्ट वेन हॉफ के द्वारा दिया गया था, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल आई फैक्टर या आई सिंबल से यू कैन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो होता क्या है आई, इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, दैट इज ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ओवर द नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हमने तो पढ़ा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसके अब दो पार्ट, नॉर्मल कोलिगेटिव। तो ये क्या है? एक्चुअली क्या होता है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दी गई थी हमारे पास, वो दी गई थी फॉर द नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आपने पढ़ा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिजोल्व इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में डिजोल्व होने के बाद कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो उसको हमने क्या रेफर किया था, भी उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसको हमने क्या रेफर किया था, दैट इज नोन एज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब लेट यहां पर हमने ऐड किया ग्लूकोज C6H12O6, मान लेते हैं उसकी जो ऐड किया गया है दैट इज 100 पार्टिकल्स, और दूसरी तरफ हमने ऐड कर दिया NaCl के 100 पार्टिकल्स। ठीक है जी, सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है और उनमें दोनों में ही हमने 100 पार्टिकल्स अलग अलग सब्सटेंसेस के ऐड किए हैं। तो क्या दोनों में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम आएगी? बाय दीज जो डिफरेंट 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने सोल्व की थी, फार्मूले लगाए थे, क्या दोनों की उसके द्वारा कैलकुलेशन सेम आएगी? तो आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज जब ये डिसॉल्व होता है तो ये किसी में डिसोसिएट नहीं होता और ना ही एसोसिएशन में जाता है, ये 100 ही रहता है। लेकिन NaCl जैसे ही इसके अंदर गया तो वो बन गया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब 100 पार्टिकल इसके बन गए, 100 आयंस, और 100 आयंस इसके बन गए, मीन्स टोटल संख्या कितनी आ गई? 200। तो इसके कंपैरिजन ये वैल्यू पहले सेम थी, लेकिन अब वैल्यू चेंज हो गई, तो ऑब्वियस इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से डिसोसिएशन, और आगे पढ़ेंगे हम एसोसिएशन के बारे में। तो डिसोसिएशन या एसोसिएशन के कारण नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाती है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। तो वहां पर हमें जरूरत पड़ती है दैट इज फैक्टर आई, वेन हॉफ फैक्टर आई की। तो उसने क्या रेफर किया कि अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता तो दैट इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, पर अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी वैल्यू कुछ अलग आएगी। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिफरेंट वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड, जो आपने नोटेड की, तो उसको कहते हैं ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आई हमारे पास क्या आ गया? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ओवर नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के हमने फॉर्मूलेस किए थे तो हमने देखा था कि मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट के साथ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिलेशन क्या आया था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दूसरा फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हो, दैट इज नॉर्मल मोलिकुलर मास ऑफ B मीन्स सॉल्यूट ओवर ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही हुआ तो ऊपर भी नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ही आ जाएगी, ऑब्जर्व्ड बिकम नॉर्मल, नीचे भी नॉर्मल, मतलब I इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपकी प्रॉपर्टीज थी वैसे ही रेफर करेंगे। लेकिन अगर उसमें इलेक्ट्रोलाइट हुआ, उसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन हुई, यही बात बेटा जी आपके पास न्यूमेरिकल में जब ये अप्लाई करने हैं तो लिखी होगी कि गिवन सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है, वो एसोसिएशन में जा रही है, वो डिसोसिएशन में जा रही है, तो उस समय आई फैक्टर की आपको जरूरत पड़ती है उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो आई का उपयोग आपने किस तरह से करना है? दे आर रेफरिंग दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज relative lowering in vapor pressure IXB, ठीक है जी। सेकेंड हमारे पास थी इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी
KBM, अब इसके साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा I। इसी तरह डेल्टा TF, I, KF, M, M मोलैलिटी, KF, KB आपको नोन ही है। और एक हमने की थी CRT इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा I की वैल्यू नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने पहले ही कह दिया 1, दैट इज उनमें तो I की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको। लेकिन जहां पर डिसोसिएशन होती है I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। जहां पर एसोसिएशन होती है, एसोसिएशन का भी हम केस देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, मैं एसिटिक एसिड ले लेती हूँ। जब हम इसको किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो क्या होता है, इसको इस फॉर्म में हमने लिख दिया। एक और इसी तरह का एसिटिक एसिड आया, उसके लिखने का तरीका मैंने इस तरह से ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि ये OH के क्लोज आ गया, ये OH के क्लोज आ गया। ये क्या बन गया? इनका हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको आप H बॉन्डिंग रेफर कर सकते हो। तो दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर 1 बन गए। इट इज आल्सो सेड एज डाइमर। तो इस केस में क्या हुआ कि अगर मैंने 100 एसिटिक एसिड सॉल्वेंट में डाले थे तो अब वो 100 नहीं है, वो कितने रह गए? 50। तो I की वैल्यू उसमें कम हो जाती है। डिसोसिएशन में I ग्रेटर देन 1 आएगा और एसोसिएशन में I लेस देन 1 आता है। एज वेल एज आपके पास फार्मूला होता है जो आपने न्यूमेरिकल में पुट करना है टू फाइंड द फार्मूला ऑफ I, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 ओवर N माइनस 1 फॉर द एसोसिएशन। यहाँ पर अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये डिसोसिएशन के लिए ही फार्मूला मैंने मेंशन किया है। अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 ओवर N माइनस 1। N जितनी ब्रेकिंग हुई है, मान लेती है NaCl ब्रेकअप इंटू Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो N हमारा कितना होगा यहाँ पर? 2। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये न्यूमेरिकल में आपको दी होती है। फॉर द एसोसिएशन बिल्कुल वैसा ही फार्मूला है, थोड़ी सी चेंज करेंगे। अल्फा इक्वल टू I माइनस 1, ऊपरली टर्म वही रखी, 1 ओवर N माइनस 1। अल्फा यहाँ पर क्या होगा? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। I माइनस 1 ओवर 1 अपॉन N। N यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिन्होंने एसोसिएट किया है। तो यहाँ पर 2 पार्टिकल एसोसिएट कर रहे हैं, तो N अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। इसी तरह डाइमर, ट्राइमर जो भी हो वो आप मेंशन कर सकते हो। तो अल्फा दिया होता है या समटाइम्स I दिया होता है, अल्फा निकालना होता है। तो न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से पढ़ो। आपको वैसे तो टर्म दे दी जाती है कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है या इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें एसोसिएशन है या डिसोसिएशन है, या जस्ट 2-3 टर्म्स ही है हमारे पास, लाइक NaCl, KCl, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड। इनको अपने माइंड में रखो कि ये एसोसिएशन या डिसोसिएशन में जा रही हैं, और वेंट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल आप आरामदारी से सॉल्व कर सकते हो। I कहां पर लगाना है? बस फार्मूला जो भी हमने किए थे उसकी स्टार्टिंग में उसको लगा देना है। तो दिस इज ऑल अबाउट वेंट ऑफ फैक्टर।